प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9वीं के भूगोल के तीसरे पाठ बाह्य प्रक्रिया भाग 1 इसके बारे में आपको बताने वाले बच्चों। वीडियो में अंत तक बने रहें और ध्यानपूर्वक इसको सुनिए और समझने की कोशिश करिए। अगर हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, आपको नई से नई जानकारियाँ और भी प्राप्त होती रहेंगी। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। बाह्य प्रक्रिया, पृथ्वी के ऊपर जो बाह्य यानी ऊपर जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दिया है, आंतरिक हलचलों से विभिन्न भूरूपों की निर्मित होती है। बच्चों, आंतरिक हलचल क्या होता है? यह भूकंप के कारण आता है। भूकंप ही दूसरे अर्थ में कहा जाए वह क्या है? आंतरिक हलचल है। भूपृष्ठ पर अनेक प्रक्रियाओं के कारण भूरूप निर्मित और निरंतर अपक्षरण होता है। अपक्षरण मतलब होता है बच्चों कटाव। तो इस पाठ में हम बाह्य प्रक्रियाओं का और उससे तैयार होने वाले भूरूप का अध्ययन करेंगे। तो भूपृष्ठ पर यानी ऊपरी सतह पर भूमि के कार्यरत दाब के कारण बाह्य प्रक्रियाएं होती हैं। इसमें सौर ऊर्जा, गुरुत्वीय बल और पृष्ठभागों पर बहने वाले पदार्थों से संबंधित गतिज ऊर्जा आदि की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। देखिए बच्चों, पृष्ठभाग पे जब बल पड़ता है तो किस प्रकार से जो है परिवर्तन होता है, आपको देखिए इसमें दिखाया गया है इस चित्र के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चित्र देखिए बच्चे, अपक्षय होता है। अपक्षय मतलब होता है बिखर जाना, यानी किस प्रकार से टूट करके बिखर जाते हैं। समयानुसार धीरे धीरे क्या होते हैं, यह टूट करके बिखर जाते हैं। देखिए किस प्रकार रासायनिक अपक्षय होता है। जैसे एसिड रेन होती है, अभी बारिश, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा कारण क्या होता है? इस प्रकार से भस्मीकरण क्या होता है? ये रासायनिक अपक्षय होता है। पत्थर जो होते हैं धीरे धीरे भस्म रूप में हो जाते हैं, ठीक है, पाउडर जैसा निकलने लगता है। रासायनिक अपक्षय, क्षार अपक्षय। क्षार के अपक्षय से किस प्रकार से देखिए कटाव होता है मिट्टी का, पत्थर का। जैविक अपक्षय से किस प्रकार से जो है बदलाव होता है मिट्टी में। भौगोलिक स्पष्टीकरण देखते हैं। चट्टानों का टूटना, कमज़ोर होना यह प्राकृतिक प्रक्रिया है, उसे अपक्षय कहते हैं। अपक्षय के भौतिक, रासायनिक और जैविक के 3 प्रमुख प्रकार किए जाते हैं। शुष्क मौसम में प्रदेश में भौतिक अपक्षय का प्रभाव अधिक होता है, तो नमी युक्त मौसम में रासायनिक अपक्षय होता है। सजीवों द्वारा जैविक अपक्षय होता है। देखिए जैविक अपक्षय किस प्रकार से होता है, ये सजीवों के माध्यम से होता है। किस प्रकार से पत्थर टूट करके निकल गया। आगे देखिए भौगोलिक स्पष्टीकरण। आपकी समझ में आएगा कि प्याज का छिलका कैसे अलग होता है, वैसे ही क्रिया प्रकृति में खुले पेड़ पड़े हुए चट्टानों में होती है। चट्टानों का खुला भाग अधिक तप्त होता है, उसकी अपेक्षा अंदर का भाग ठंडा ही रहता है, इसलिए चट्टानों के ऊपर पड़ते छिलके के समान खुली हो जाती हैं। इस चट्टानों को का अपक्षरण कहा जाता है। चट्टानों का अपक्षरण कहते हैं। तापमान दिया है। तापमान भौतिक अपक्षय मुख्यतः किन कारणों से घटित होता है? तापमान से। बढ़ते तापमान के चट्टानों के खनिजों पर प्रभाव पड़ता है। खनिजों पर प्रभाव पड़ता है, इस कारण इसमें निहित खनिजों का प्रसरण होता है। जब बच्चों चट्टानों में तो इसके जो अंदर पाया जाता है खनिज, ठीक है, जैसे धातु जो भी होती हैं वो फैल जाती हैं, प्रसरण होता है उनका, वो फैलती हैं। तो तापमान कम होने से वे सिकुड़ जाते हैं। ऐसे निरंतर प्रसरण और सिकुड़न के कारण चट्टानों के कणों में तनाव निर्माण होता है। चट्टानों में निहित खनिजों द्वारा तापमान के अंतर को दिया हुआ प्रतिशत जो रिजल्ट होता है भिन्न भिन्न होता है। तो कुछ खनिजों का अधिक मात्रा में प्रसरण होता है तो कुछ खनिजों का कम प्रमाण में प्रसरण होता है। इस कारण चट्टानों के कणों में निर्माण होने वाला तनाव
भी कम अधिक होता है। परिणामतः चट्टानों में दरारें पड़ती हैं और चट्टानें टूट जाती हैं। जिस प्रदेश में प्रतिदिन तापमान कक्षा अत्यधिक होता है वहाँ इस प्रकार का अपक्षय अधिक मात्रा में दिखाई देता है। उष्णकटिबंधीय जैसे उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में ज़्यादा होता है। तुषार क्या होता है बच्चों? तुषार घनीभूत जल का आकार मान बढ़ जाता है और यह आप जानते हैं जिस प्रदेश तापमान कुछ समय 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है वहाँ चट्टानों की दरारों में स्थित जल का बर्फ बन जाने से उनका आकार बढ़ जाता है, इसलिए चट्टानों में तनाव निर्माण होता है। चट्टानें छिन्न भिन्न होकर टूटती है, अलग हो जाती है। तो रासायनिक घटकों की विद्रव्यता, स्फटिकीकरण की वृद्धि। समुद्री तट पर जहाँ चट्टानों का भाग होता है वहाँ समुद्री लहरों का जल टकराता है। सागरी जल के तुषार चट्टानों से टकराते हैं। यह जल लवण युक्त होता है यानी खारा होता है। तो कुछ जल चट्टानों में रिसता है तो सूरज की गर्मी से जल का वाष्प होकर जल निकल जाता है और जल में स्थित लवण का स्फटिकीकरण होता है। स्फटिक अधिक जगह व्याप्त करता है जिससे चट्टानों में तनाव निर्माण होता है और चट्टानी के ऊपर रंध्र तैयार होते हैं। परिणाम स्वरूप चट्टानों के पृष्ठभाग मधुमक्खियों के छत्ते जैसे दिखाई देते हैं। बच्चों आपको देखिए समुद्री तट पे ऐसे आपको दिखाई देंगे। समुद्री तट पे अगर आप जाएंगे तो इस प्रकार के पत्थर आपको दिखाई देते हैं। दबाव मुक्त होता है, प्रभाव मुक्त। ऐसा नहीं है कि चट्टानों में तनाव केवल तापमान, स्फटिकों का बढ़ना या जल रिसना इन क्रियाओं की वजह से ही होता है। चट्टानों को के ऊपर की परतों का दबाव निचले अथवा अंदर की परतों तक होता है। यह दबाव समाप्त होने पर ही अंदर की परतें अथवा निचला स्तर तनाव रहित होता है। इन्हीं कारणों से ही अपक्षय होता है। जल कुछ प्रदेशों में वर्षा का प्रमाण अधिक होता है। ऐसे प्रदेशों में केवल जल रिसने से ही विविध प्रकार की चट्टानों का अपक्षय होता है। जैसे बालुकाश्म, संपीडन आदि चट्टानें। ये चट्टान केवल बालू के कण एकत्रित आकार और उस पर दबाव पड़ने से तैयार हो जाते हैं। कीचड़ जैसे प्रदेश में बालू के कण एक साथ आ जाते हैं। ऐसे चट्टानों पर जल रिसते ही एक साथ आए हुए बालू के कण अलग हो जाते हैं। एक कण मूल चट्टान से अलग होने लगते हैं तो कणात्मक अपक्षय होता है। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? कणात्मक अपक्षय बोलते हैं। तो देखिए इसमें दिया गया है एक कण कण में क्या होता है, बिखर जाता है जो पत्थर होता है। यहाँ देखिए बच्चों कुछ बताया कीलों और फुलियों का प्रयोग। जैसे कीले होते हैं कुछ दिन उसको रख दो तो क्या हो जाता है, उसमें मूर्छा जंग लग जाता है। और जब हम कपड़े में लपेटते हैं, हाथ में रखते हैं तो हमको यह दिखाई देता है, यानी उनका अपक्षय होता है। तो यह किसके कारण होता है? तापमान के कारण। जब तापमान में क्या होता है, नाइट्रोजन अधिक बढ़ जाता है तो ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं। कार्बन, वर्षा का जल बादलों में, कार्बनन क्या होता है, वर्षा का जल बादलों में भूमि पर आने तक वातावरण विचरण करता है तो उस समय उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वायु की मात्रा में घुल जाती है। इससे हल्का कार्बाम्ल तैयार होता है। ऐसे अम्ल में चूने के पत्थर जैसे पदार्थ सहज घुल जाते हैं आसानी से। जैसे देखिए इसमें दिया गया है द्रवीकरण विलयन होता है। देखिए मूल चट्टानों में कुछ खनिज जल में घुल जाते हैं तो जल के साथ बहकर उसकी क्षारता से रासायनिक अपक्षय से चूने का पत्थर बन जाता है। जैसे अहमदनगर जिले में वड़गांव दरिया में चूने के पत्थर का फिर से रासायनिक अपक्षय हुआ दिखाई देता है। उसी प्रकार द्रवीकरण की क्रिया से चट्टानों का लवण घुलकर चट्टानें कमज़ोर बन जाती हैं। तो यहाँ पे जैसे दिया गया बच्चों इस चित्र में भस्मीकरण क्या होता है। देखिए जिन चट्टानों में लौह खनिज होते हैं उन चट्टानों पर यह क्रिया होती है। चट्टानों में लौह का जल से संपर्क में होने से लौह ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया हो जाती है। लौह पर जंग आता है, उसी कारण चट्टानों पर कत्थई रंग की परतें तैयार हो जाती हैं। इससे गीले कपड़ों के कीले रखे थे, उसी प्रकार से समझ में आ गया होगा कि यह भी अधिक वर्षा वाले प्रदेश चट्टानों के साथ होता है।
जैविक अपक्षय भौतिक और रासायनिक अपक्षय के अलावा जैविक कारणों से भी चट्टानों का अपक्षय होता है। आपने बहुत बार ऐतिहासिक किलों में भेंट दी होगी, गए होंगे, किले में बुर्ज पर बढ़े हुए वृक्षों को देखा होगा। आपने उस समय उस जगह वृक्षों के तड़े जड़े गहराई से जाकर बुर्ज के पत्थरों को अलग होते हुए भी देखे होंगे। यानी जैसे जैसे वह अंदर घुसती है, यानी वह क्या होते हैं, टूटते चले जाते हैं। जड़ें बढ़ने से पत्थरों के कड़ों में तनाव निर्माण होता है और पत्थर टूटने लगते हैं, जो कि बच्चों इस चित्र में आपको दिखाया गया है। चींटियाँ बावी बनाती है, चूहे घूस खरगोश जैसे प्राणी और कृमि कीटक जमीन में बिल बनाते हैं। इस प्राणियों के बिल खोदने वाले प्राणी कहते हैं। उनके खोदने के कार्यों में चट्टानों का भी अपक्षय होने लगता है। विशाल क्षरण देखिए दिए गए किस प्रकार से विशाल बड़े बड़े क्षरण होते हैं। चट्टानों से टूटे हुए टुकड़े गुरुत्वीय बल के ढलान की दिशा में नीचे सरकने लगते हैं और ढलान के तलहटी पर रुक जाते हैं। तो कई वर्षों तक ऐसी क्रिया चलती रहने से तीव्र ढलान की तलहटी के पास अपक्षयी टुकड़े इकट्ठा होते हैं और ऐसे स्थान शंखों का ढेर बन जाता है। अपक्षय प्रक्रिया में अलग हुए कणों को हलचलें केवल गुरुत्वीय बल द्वारा होती है। इस प्रक्रिया को विशाल क्षरण कहते हैं। तीव्र गति से होने वाला क्षरण, चट्टानों का गिरना, भूस्खलन, भूमि धंसना जैसी हलचलें तीव्र गति से होती हैं। बहुत बार ऐसी हलचलों का परिणाम बहुत विनाशकारी होता है। तो तीव्र ढलान वाले नम मौसमी प्रदेशों में ऐसी हलचलें होने की संभावना अधिक होती हैं। अपक्षयित पदार्थों की ढलानों पर बड़ी परतें तैयार होती हैं। ऐसे प्रदेशों में वर्षा होने पर जल अपक्षयित पदार्थों में रिसने से पदार्थों का वजन बढ़ जाता है। मंद गति से होने वाले देखिए विशाल क्षरण जो है धीरे धीरे होते हैं, बाद में बहुत तेज़ी के साथ इनका क्या होता है, क्षरण होता है। देखिए इस चित्र में आपको दर्शाया गया है। भूस्खलन देखिए यहाँ दर्शाया गया है किस प्रकार से भूस्खलन होता है। मृदा सर्पण, मृदा किस प्रकार से जो है धीरे धीरे कट जाती है। तो बच्चों ध्यानपूर्वक आप इस लेसन को पढ़िए और समझने की कोशिश करिए और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।